प्रिय विद्यार्थियों, सिंधु सरस्वती सभ्यता के भाग 3 में आप सभी का स्वागत है। अभी तक हम पूर्व में सिंधु सरस्वती सभ्यता संबंधित 2 भाग पढ़ चुके हैं, जिसमें दूसरे भाग में हमने सिंधु घाटी सभ्यता की कुछ विशेषताओं की चर्चा की थी। उसमें जो नगर नियोजन और जल निकास व्यवस्था हमने देखी थी, उसी को इस भाग में हम विस्तृत रूप से समझने की चेष्टा करेंगे, क्योंकि कई बार इस विशेष विशेषता पर भी प्रश्न आता है। हमने पढ़ा था कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रत्येक नगर था वो 2 भागों में बटा हुआ था। जो ऊंचा भाग था वो दुर्ग भाग कहलाता था और जो निचला भाग था उसे निचला नगर के नाम से जानते थे। केवल मात्र धौलावीरा में ही हमें ये 3 भाग मिलते हैं, अन्यथा और सभी नगर 2 भागों में बटे हुए हैं। जो दुर्ग भाग था उसके चारों ओर हमें ईंटों से बनी हुई एक मोटी दीवार मिलती है, जिस पर परकोटा और बुर्ज बना हुआ होता था। इस दीवार की विशेषता यह है कि नीचे की ओर से तो ये काफी मोटी है, लेकिन ऊपर की ओर ये पतली होती हुई चली जाती है। संभव है कि नदियों के निकट चूंकि ये नगर बसे हुए थे, तो नदियों का पानी बाढ़ के अंतर्गत जब बाढ़ आ रही है तब नगर में न घुस जाए, इससे बचने के लिए संभवतः ये दीवारें बनाई गई होंगी। इनके अंदर प्रवेश द्वार भी बने हुए हैं, लेकिन वो इस प्रकार घुमाव पर बने हैं कि यदि दूर से देखा जाए तो वो प्रवेश द्वार हमें दिखाई नहीं देते हैं। और वर्षा जल से, क्योंकि वर्षा जल अंदर भर सकता है तो वो नगर से बाहर कैसे निकलेगा, इसके लिए वहां पे बीच में मुखे भी बने हुए हैं, होल्स भी बने हुए हैं, जिनके माध्यम से उन दीवारों के उन होल्स से जो वर्षा का जल अंदर भर जाए वो बाहर निकल सकता है। सुरक्षा की दृष्टि से ये जो दुर्ग भाग था, जिसे गढ़ी भाग भी कहा जाता है, इसके चारों ओर खाई भी बनाई जाती थी। नगर के अंदर जो सड़कें थीं वो समकोण पर काटती हुई थीं, जिनकी चर्चा हम पूर्व में कर चुके हैं। पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण 2 मुख्य सड़कें थीं जो नगर में निकलती थीं, और ये हमें 9 फीट से लेकर 34 फीट तक की चौड़ाई की मिलती हैं। इन्हीं सड़कों से गलियां निकलती थीं जो समकोण पर एक दूसरे को काटती थीं, और ये गलियां भी अच्छी चौड़ी थीं। 1 मीटर से लेकर 2.2 मीटर तक की चौड़ाई हमें इनकी प्राप्त होती है। मोहनजोदड़ो नगर में हर गली में एक कुआं भी था, जो संभवतः उस गली में जितने रहने वाले हैं सार्वजनिक रूप से उसको काम में लेते होंगे। इसके बाद हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, इनके प्रमुख शहरों में सभी घरों में पानी और जल निकास की सुविधाएं भी थी। जो भी घर के अंदर काम आता था पानी, जैसे हम देखते हैं रसोई घर में आता है, स्नानागार में आता है, जो भी अपशिष्ट जल होता था, जो भी गंदा जल होता था, वो घर के अंदर ढकी हुई नालियां बनी होती थी, जिनके माध्यम से घर के बाहर गलियों के कोनों पे बनी हुई नालियों में निकलता था। और ये गलियों का पानी, वो गलियों की जो नाली है उसका जो पानी है वो वहां से निकलकर मुख्य सड़क की बड़ी नालियों में जाके गिरता था, और यहां से ये जो मुख्य सड़क की नालियां थी वो किसी न किसी नदी की ओर इनका निकास होता था। तो इस प्रकार पूरे शहर का जो पानी है वो शहर से बाहर निकाल दिया जाता था। अब ये नालियां खुली नहीं होती थी। जो बड़ी नालियां थी वो पत्थरों से ढकी होती थी, और जो छोटी नालियां हैं वो ईंटों से ढकी हुई होती थी। ये नाली किस प्रकार बनती थी? ईंटों से पक्की नाली बनाई जाती थी, जिसमें मिट्टी के साथ साथ जिप्सम और चूने का प्रयोग किया जाता था, ताकि जो पानी है वो अंदर न जाकर नाली के माध्यम से ही बाहर निकल जाए। और ये नाली का जो आधार होता था वो सपाट नहीं बनता था, बल्कि सोपानबद्ध बनाया जाता था। सोपान यानी सीढ़ी नुमा बनाया जाता था, जिससे कि पानी धीरे धीरे ऐसे सीढ़ियों पे गिरेगा तो क्या होगा, उसका बहाव धीमा हो जाएगा और जो छींटे हैं वो नहीं उछलेंगे। ये देखिए आप,
आप चित्र में देख रहे हैं किस प्रकार नाली बनी हुई है, सोपानबद्ध है। इधर आप देख रहे हैं कोने वाला जो चित्र है उसमें किस प्रकार मोखा बना हुआ है जिसमें से पानी बाहर चला जाएगा। मुख्य सड़क की जो बड़ी नाली होती थी उसमें नाली के आधार में ही बीच बीच में शोष गर्त भी बने हुए होते थे, जिसे अपन सोक पिट कह सकते हैं, या आप यूं समझिए एक थोड़ा सा गहरा गड्ढा कर दिया, एक मतलब गहरा गड्ढा बना दिया वहां पर। तो इससे क्या होगा, जब पानी आ रहा है तो वो अपने साथ गंदगी लेकर आता है, लेकिन उस गड्ढे में जो गंदगी है वो थोड़ी भारी होती है, इसलिए उस गड्ढे में बैठ जाएगी और जो पानी है वो बह जाएगा। तो इस प्रकार नाली के अंदर जो पानी का बहाव है वो अवरुद्ध नहीं होगा और कूड़ा करकट सारा कहाँ बैठ जाएगा, शोष गर्त के अंदर बैठ जाएगा। और इसकी समय समय पर सफाई भी होती रही होगी, क्योंकि अभी अभी अपन ने पढ़ा था कि ये जो बड़ी नालियां हैं वो पत्थरों से ढकी हुई होती थी, तो पत्थरों को हटाकर उनकी सफाई की व्यवस्था निश्चित रूप से रही होगी। इसके बाद हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो गारा है उसके रूप में मुख्यतः मिट्टी का प्रयोग हुआ है। यानी जितने भी अपन को मकान मिलते हैं, भवन मिलते हैं, उन सब में जो ईंटों की जुड़ाई आदि है वो गारे से ही हुई है, मिट्टी से ही हुई है। केवल चूने और जिप्सम का प्रयोग नालियों का जो आधार है उसकी जुड़ाई के अंदर किया गया है। यानी जहां भी पानी का ज्यादा प्रयोग हो रहा है उस जगह जुड़ाई में जिप्सम और चूने का प्रयोग है। और मोहनजोदड़ो के स्नानागार में तो हम देखते हैं कि वहां गिरी पुष्पक विटामिन का प्रयोग हमें मिलता है, ताकि पानी बिल्कुल भी बाहर ना निकल सके, वहीं पर भरा रहे। ईंटें जो हैं उनका प्रयोग सिंधु घाटी सभ्यता में भवन बनाने में, नालियों को ढकने में और बहुत जगह फर्श बनाने में, जमीन जो है वो बनाने में किया गया है। सामान्यतः ईंट 4:2:1 इसके अनुपात में थी, और नालियां ढकने के लिए जो ईंटें बनाई गई हैं वो 51 सेंटीमीटर लंबी ईंट ही बना दी गई है। 2-3 ईंटें नहीं जोड़ी हैं उन्होंने, एक लंबी ईंट का ही निर्माण कर दिया गया है। और हम देखते हैं कि विशेष प्रयोजन के लिए विशेष आकार की ईंटें भी बनाई जाती थी। सामान्य ईंट तो 4:2:1 के अनुपात में थी, लेकिन जैसे आपको दीवारों के कोने बनाने हैं या कुएं की दीवार की चिनाई करनी है, तो उसके लिए सामान्य ईंट की जगह विशेष आकार की ईंट बना दी जाती थी। दीवार का कोना यदि बनाना है तो एल साइज की जो ईंट है वो पकाई जाती थी, और कुएं की यदि मुंडेर जो है उसको पक्का करना है तो उसके अंदर वी शेप की जो ईंट है वो काम में आती थी। यहाँ आप देख सकते हैं कुएं की मुंडेर पर जो ईंटें हैं वो किस शेप की हैं, अलग हैं। यहाँ सामान्य ईंटें भी आपको दिखाई दे रही हैं जो आयताकार है, और वहां देखिए कुएं की मुंडेर के लिए कैसी बनाई गई है, वी शेप की जो ईंटें हैं वो निर्मित की गई हैं। ईंटों को जो जोड़ा जाता था उसके लिए इंग्लिश बॉन्ड मेथड काम में लिया जाता था। यानी एक पूरी तह लंबाई में ईंटें एक के पास एक रखकर और इस तरीके से बिछा दी जाती थी, उसके बाद फिर चौड़ाई में रखी जाती थी, तो इस तरीके से मजबूती बनी रहती थी। और ये मेथड इंग्लिश बॉन्ड मेथड के नाम से जाना जाता है। जो भवन बने हैं सिंधु घाटी सभ्यता में, उसका जो फर्श बनता था वो 3 प्रकार से बना हुआ मिलता है हमें। एक तो मिट्टी की ही बहुत अच्छी कुटाई करके और उसको मिट्टी का फर्श बना दिया जाता था, और सामान्य रूप से हमें इस प्रकार के फर्श मिले हैं। दूसरा जो फर्श था वो था कि जो कच्ची ईंटें थीं, जो मजबूती से कच्ची ईंटें बनाई जाती थी, उनको समतल रूप से बिछा दिया जाता था और वो एक फर्श बन जाता था। लेकिन जो सार्वजनिक महत्व के भवन थे, जो गड़ी भाग में बने हुए भवन थे, वहां का जो फर्श बना है वो पकाई हुई ईंटों का प्रयोग करके बनाया गया है। इसके अतिरिक्त सिंधु घाटी सभ्यता में एक और विशेष बात हमें मिलती है कि घरों के जो दरवाजे थे या खिड़कियां थीं वो मुख्य सड़क पर नहीं होकर गलियों में खुलती थी। इसका क्या कारण था, ऐसा हमें कोई अनुमान नहीं है, लेकिन हम कल्पना कर सकते हैं कि संभवतः घरों की जो प्राइवेसी थी, जो उनकी निजता थी,
उसको बचाने के लिए, या संभव है कि जो सड़कें थीं उस पे जो यातायात रहता था उसमें काफी धूल उड़ती हो, उस धूल से बचने के लिए, कोई भी कारण रहा हो, लेकिन ये एक विशेष बात है कि किसी भी घर का दरवाजा या खिड़की मुख्य सड़क की ओर नहीं खुलती थी। जो घर बनते थे उसमें दो घरों के बीच 1 फुट का फासला मिलता है। आप जानते हैं बच्चों, वर्तमान में जो घर बने हुए हैं हमारे गांव में, हमारे शहर में, उसमें दो घरों के बीच में जो दीवार होती है वो कॉमन होती है। आधी दीवार एक घर वाले की और आधी दीवार एक घर वाले की। लेकिन सिंधु सभ्यता में जो भवन मिलते हैं उसमें दो घरों के बीच में कॉमन दीवार नहीं है, सामान्य दीवार नहीं है, बल्कि दो घरों के बीच में 1 फुट का फासला है और उस फासले को दोनों तरफ से बंद किया गया है ईंटों के माध्यम से। तो हो सकता है कि दो पड़ोसियों के बीच में विवाद से बचने के लिए इस तरीके का कोई प्रावधान वो सभ्यता में किया गया हो। खिड़कियों के प्रमाण हमें बहुत कम मिले हैं। केवल हमें अलावस्टर पत्थर और या फिर मिट्टी, इनकी बनी हुई कुछ जालियां मिलती हैं। हो सकता है कि खिड़कियों की जगह वो जालियां ही प्रयुक्त होती हों। खिड़कियों पे कोई दरवाजे ना होकर इस प्रकार की बनी हुई जो जालियां हैं वो ही काम में ली जाती हों। इमारतों की जो छतें हैं जो बनती थी भवनों की, वो समतल बनती थी, सपाट बनती थी। किस प्रकार बनाई जाती थी? क्योंकि उस समय कोई आरसीसी या पट्टियां ये तो थी नहीं, तो वो क्या करते थे, जो सरकंडे हैं उनको रस्सियों के माध्यम से लकड़ी की कड़ियों पर अच्छे से बांध दिया करते थे और उस पे मिट्टी की एक मोटी तह बिछाकर और उसको कूट कर जमा कर और छत जो है उसको बना दिया करते थे। कई जगह हमें 2 मंजिला घरों का भी प्रमाण मिलता है। तो पहली मंजिल से दूसरी मंजिल पर जाने के लिए सीढ़ियां जो हैं वो बनाई जाती थी, लेकिन जो सीढ़ियों की पैड़ होती थी वो बहुत संकरी होती थी और जो 2 पेड़ियां थी यानी एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी पर जो चढ़ते हैं हम, वो भी काफी ऊंची होती थी। और कुछ घरों में हमें ये प्रमाण तो मिलता है कि दूसरी मंजिल थी, लेकिन वहां पे सीढ़ियां नहीं मिलती हैं। तो ऐसे में संभव है कि लकड़ी की सीढ़ियां भी काम में ली जाती होंगी और लकड़ी चूंकि नष्ट हो जाती है इसलिए वो हमें नहीं मिलती है। सिंधु सभ्यता में जो भवन बनाए जाते थे वो थोड़े ऊंचे चबूतरे पर बनाए जाते थे। स्पष्ट है कि चूंकि नदियों के निकट हैं और यदि दुर्ग भाग में और नगर भाग के चारों तरफ ऊंची दीवार बनाई जा रही है, प्राचीर बनाई जा रही है सुरक्षा के लिए, तो संभव है कि बाढ़ के पानी से बचने के लिए ही जो मकान है वो भी ऊंचे चबूतरे पर बनाए जाते रहे होंगे। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि जो सड़कें हैं सिंधु घाटी सभ्यता में, जो मुख्य सड़कें मिली हैं, उन सड़कों पर हमें इस प्रकार के साक्ष्य मिलते हैं जिससे ये प्रतीत होता है कि संभवतः रात में रोशनी की जो व्यवस्था है वो भी वहां पर की जाती रही होगी। अब बात आती है कब्रिस्तान की। वो नगर से कुछ दूरी पर बनाए जाते थे और जिस ओर से नगर का निकास है, नगर के सब निवासी जाते थे, उस दिशा से विपरीत दिशा में ये कब्रिस्तान बनाया जाता था। जो घनी आबादी है उससे थोड़ा दूर हटके बनाया जाता था और जो शव थे उन्हें उत्तर दक्षिण दिशा के अंदर लिटाया जाता था। नीचे आप देख सकते हैं जो चित्र हैं उससे पता चलता है कि जो शव है उसके साथ बर्तन पात्र आदि कुछ सामान जो है वो भी रखा जाता था। ये एक चित्र में आपको युगल शव मिल रहे हैं और हमने बताया था आपको कि युगल शवाधान जो है उसके प्रमाण भी हमें प्राप्त हुए हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो नगर नियोजन और जल निकास व्यवस्था थी वो विश्व के अंदर जितनी भी उसकी समकालीन सभ्यताएं हैं उन सभी में बहुत ही विशिष्ट रही है।